बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान। 1 जून को मध्य प्रदेश दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मेलन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान। का बंजारा समाज को मिले आरक्षण, बंजारा समाज के साथ हो रहा है अन्याय। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। पंचायत चुनाव के बाद हो सकते हैं निकाय चुनाव, इसके लिए सरकार पूरी तरह है तैयार। करोड़ों की लागत से बना रेलवे स्टेशन चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। स्टेशन के बाहर लगाया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा गायब। प्रशासन ने नहीं दिया इस ओर ध्यान। पुलिस ने 2 शराबियों को पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। साथ ही एक सिपाही को शराबियों ने मारा चांटा। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुट गई हैं, जिसे लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश दौरा 1 से 3 जून तक का तय हुआ है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। मैं विशेष परिप्रेक्ष्य को लेकर के आज अपने सभी पत्रकार मित्रों को जानकारी के निमित्त, वैसे भी आपको जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का दौरा मध्य प्रदेश को 1 जून, 2 जून और 3 जून को मध्य प्रदेश का दौरा उनका तय हुआ है। और उस दौरे के निमित्त हम सबका सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार 3 दिन रह करके मध्य प्रदेश के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन मिलेगा। दौरा बहुत पहले से तय था, लेकिन इस दौरान ही हमारे ग्रामीण निकाय के चुनाव घोषित हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने उनके दौरे की तैयारी की दृष्टि से एक व्यापक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत की तैयारी के साथ भोपाल के अंदर 1 तारीख को एक बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो मंडल स्तर की हमारी यूनिट है, तो मंडल के अध्यक्षों से लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों तक इस प्रकार से लगभग हमारे 5679 कार्यकर्ता उस बैठक में अपेक्षित हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि 1 से 3 जून तक जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, 1 से 3 जून तक जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश दौरा तय हुआ है, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? ये देखा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, वो अपने 3 दिवसीय प्रवास पर है, वो मध्य प्रदेश में रहेंगे। ठीक है, 1 तारीख को वो राजधानी भोपाल में रहेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा सम्मेलन जो है वो उनके साथ होगा। कार्यकर्ताओं के साथ वो 2023 चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव को लेकर वो उनकी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, कार्यक्रम को भव्यता के रूप में पूरा मनाया जाएगा। लाल परेड ग्राउंड इसके लिए तैयार किया जाएगा। लगातार जो चीजें हैं वो वहां पर की जाएंगी। देखिए, लगातार जो तैयारियां हैं वो बीजेपी में देखी जा रही हैं और निश्चित तौर पर यही जो तारीख रहेगी, 2 जून की जो तारीख रहेगी, उस पर भी जो है जबलपुर में बड़ी जो है कार्य किए जा रहे हैं, जहाँ पर उनका जो कार्यक्रम है उसको कैसे भव्य लाया जाए और कैसे जो है इसके दौरों को लेकर के जो भी तैयारियां का फीडबैक है वो खुद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ले रहे हैं। प्रदीप, क्या जेपी नड्डा जबलपुर का दौरा भी करेंगे? ठीक है, 2 जून का प्रस्तावित दौरा है उनका और वहीं से वो पूरा कार्यक्रम करेंगे और 3 जून को ही वो जबलपुर से ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तकरीबन 2 दिन का जो समय है वो उनका जो है वो जबलपुर के लिए रहेगा। इसके पूर्व में भी हमने देखा है कि वो इंदौर के प्रवास पे भी रह चुके हैं। अब इस प्रकार अब लगातार जो बड़े उप महानगर है वहां पर उनको दौरे होंगे, जो कार्यक्रम प्रस्तावित है वो कार्यक्रम होंगे। साथ साथ जो मार्गदर्शन है वो उनके द्वारा दिया जाएगा, उन कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा जो जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। प्रदीप, क्या लग रहा है 2023 के चुनाव को बीजेपी बड़ी गहराई से देख रही है? इसके लिए बीजेपी के जो बड़े आला नेता हैं वो जमीनी स्तर पर उतर कर आ रहे हैं, जिससे आगामी जो चुनाव है उसमें पुरजोर तरीके से उसे जीता जाए।
देखिए 2023 का चुनाव कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए भी अहम माना जा रहा है। देखिए 2018 में कांग्रेस जिस प्रकार से चुनाव जीत करके सत्ता में वापस हुई थी, हालांकि 15 महीने की सरकार थी, 15 महीने में ही सरकार कमलनाथ के हाथों से खसक गई। तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद जो जरूर है उसमें टूटी जरूर है, लेकिन लगातार जिस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं, तो वो अभी से लेकर के पंचायत चुनाव की बात हो चाहे निकाय चुनाव की बात हो, 2023 को चुनाव में कैसे एक बड़े बहुमत के साथ पार्टी को वापस लाना है प्रदेश के अंदर में, और 5वीं बार मध्य प्रदेश के अंदर फिर से शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो है सरकार बनानी, उसको लेकर के लगातार जो प्रयास है वो जरूर देखे जा रहे हैं। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो पूरा कार्यक्रम है वो तय हिसाब से चल रहा है। देखिए इसको पूर्व हमने देखा है वो जो राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की ओर ज्यादा सक्रिय हो रहा है। ऐसे में ये जरूर देखा जाएगा कि 2023 के लिए जो कवायद अभी से भारतीय जनता पार्टी ने तेज की है वो आगे भी लगातार जारी रहेगी। प्रदीप, क्या भोपाल से जबलपुर का जो रूट तय किया गया है, क्या हवाई जहाज के जरिए जाएंगे या फिर बाई सड़क जाएंगे? देखिए अभी जो उनका प्रस्तावित दौरा है वो जिसमें वो 1 तारीख को राजधानी भोपाल पहुंचेंगे, एक दिवसीय कार्यक्रम के बाद वो यहाँ से जो जानकारी निकल के आ रही है बाई प्लेन जो है वो जबलपुर जाएंगे। जबलपुर में वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीतियां जो है वो तय करेंगे। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको बता रहे हैं कि जेपी नड्डा 1 से 3 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो भाजपा कार्यकर्ताओं के बड़े सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुट गई हैं, जिसे लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव करा रही थी, लेकिन कांग्रेस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली गई, साथ ही इसका विरोध भी किया, जिसके कारण कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को शून्य कर दिया। आगे और क्या कुछ कहा है मंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ओबीसी आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, पंचायत के भी, नगरीय निकाय के भी, और इस पर हाई कोर्ट 5 बार कांग्रेस गई, फिर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस गई, और कांग्रेस की तरफ से ओबीसी आरक्षण का विरोध किया गया, और इस कारण से उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया। ये तो हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हम लोगों ने पूरी तैयारी करके, और देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के साथ चुनाव कराने की अनुमति दी है। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव हुए हैं। और अगर हम ओबीसी आरक्षण की बात करें तो कई जगह ओबीसी आरक्षण में सीटें पहले से बढ़ी हैं, कुछ जगह थोड़ी बहुत कम हुई होंगी तो कुछ जगह बढ़ी हैं। तो ये तो इन्होंने तो आरक्षण ही ख़त्म करा दिया था। तो आज जो आरक्षण मिल रहा है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, सरकार का जो प्रयास है, उसके कारण मिल रहा है। हम अगर नगरीय क्षेत्रों में भी हम देखें तो नगरीय क्षेत्रों की भी जो स्थिति है, हमारी जो नगर परिषद हैं, अब नगर परिषद में पहले भी ओबीसी की 73 थी, अब भी ओबीसी की 73 है। नगर पालिका में पहले ओबीसी की 25 थी, अब 28 हैं, तो बड़ी हैं अध्यक्ष में। प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करा रही थी, लेकिन कांग्रेस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली गई, इसके साथ इसका विरोध भी किया गया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप तलरेजा बने हुए हैं। प्रदीप, ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत शुरू हो गई है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर बयानबाजी कर रही हैं। देखिए आज सुबेरे जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने इस बात को लेकर को उठाया था, पूरे मामले को उन्होंने उठाया। देखिए जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, तो उन्होंने कहा था कि पूरे प्रदेश में जो ओबीसी को सिर्फ 9 से 13% ही आरक्षण मिला है। देखिए पंचायत चुनाव की जो अधिसूचना जारी कर दी गई उसके बाद से लगातार ये प्रकार की चीजें हो रही है। देखिए ओबीसी का जिस प्रकार से आरक्षण तय करके पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने की जो कवायद है
वो प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण की बात को जो लगातार वो उठा रहे हैं, देखिए साफ तौर पर उनका कहना है कि जिला पंचायत सदस्यों के लिए प्रदेश के अंदर कुल 12.2% आरक्षण मिला था। लेकिन वहीं अगर जनपद पंचायत अध्यक्ष की अगर बात करें तो उसमें 9.5% और जनपद पंचायत सदस्य को 11.5% की बात जो है वो करते हुए नजर आए थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। साथ साथ उन्होंने कहा था कि सरपंचों को जो पद मिला है वो सिर्फ 12.5% ही मिला है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब से प्रदेश के अंदर हमने देखा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के जिस प्रकार से लगातार हमले होते आए हैं, लगातार एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी का दौर रहा है। देखिए प्रदेश की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के जिस प्रकार से ये फैसला आया था कि जिसमें बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत के चुनाव करवाए जाएंगे, चाहे पंचायत चुनाव चाहे निकाय चुनाव करवाए जाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है पुनः रिपिटिशन लगा के सुप्रीम कोर्ट गई, जहां पर उन्होंने ये पूरी बातें की, जिसके बाद फिर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदला था और प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण के साथ पंचायत व निकाय चुनाव करवाने की बात कही थी। लेकिन जिस प्रकार से आज सुबह कमलनाथ ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर, उसका पलटवार करते हुए भूपेंद्र सिंह नगरी प्रशासन मंत्री है, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि प्रदेश की सरकार मतलब शिवराज सरकार जो है वो ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करवाना चाहती थी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के जो वकील थे, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गए, इसके चलते जो है कहीं ना कहीं आरक्षण जो था, जो मिलना चाहिए था ओबीसी वर्ग को लेकर, वो उनको नहीं मिला, जबकि आरक्षण शून्य हो गया। तो ये तमाम वो चीजें थी जो हमने देखी हैं कि विधानसभा पंचायत चुनाव के शुरू होने से पहले ये सब प्रकार की कवायदें शुरू हुई है, जिसको लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर जो है भूपेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दर्ज करवाई है। प्रदीप, क्या लग रहा है जो आगामी चुनाव है, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, उनमें क्या ओबीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? देखिए 2018 के अगर चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका था 2018 में, जो ये ओबीसी वर्ग जो था वो सबसे बड़ा तबका था जिसने कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को सिरे से खारिज किया था। देखिए फिर उन्होंने जो है प्रदेश के अंदर कमलनाथ के ऊपर भरोसा दिखाते हुए कहीं ना कहीं कमलनाथ को ऊपर दाव लगाकर उनको फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सीट पर बैठाया था। देखिए एक सबसे बड़ा तबका है प्रदेश के अंदर ओबीसी SC/ST वर्ग का, लगभग 50% के आसपास की आबादी जो है वो इन वर्ग विशेष के लिए आती है। देखिए ऐसे में कहीं ना कहीं इन लोगों को साधना और ऐसे में और 2023 के लेकर सत्ता में वापसी करना, ये कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी के लिए अहम भूमिका रखती है। इसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि ये वर्ग जो है वो आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाएगा। प्रदीप, सवाल ये भी उठता है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम ओबीसी के साथ थे, हम ओबीसी को पूरा आरक्षण दे रहे थे। इधर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि ओबीसी को आरक्षण मिले। देखिए लगातार दोनों ही पार्टियां जो है लगातार बयानबाजी करते हुए जरूर देखी जा रही है। लगातार ये भी देखा जा रहा है कि दोनों ही दल ये बात को कहते नजर आ रहा है कि हम ओबीसी वर्ग के साथ में है। देखिए चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लगातार अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए और जो कार्यकर्ता है उन तक पहुंचने के लिए प्रकार के पूरे कार्यक्रम जो है वो जरूर करेगी। देखिए इससे पहले हमने देखा है कि आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भोपाल पहुंचे थे। इसके बाद में 5 माह बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह वो भी वहां पर पहुंचे थे। देखिए एक बड़ी कवायद है और कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर की जा रही है कि 2023 के चुनाव से पहले इन वर्गों को साधा जाए, जिसके लिए दोनों ही पार्टियां जो है अभी से ही लग गई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका। आपको बता दें, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2023 के वचन पत्र में बंजारा समाज को मालिकाना हक मिलना चाहिए, साथ ही उन्हें आरक्षण का लाभ भी मिलना चाहिए। बंजारा समाज के साथ अन्याय हो रहा है, प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया, आपने संविधान पढ़ लिया, पूरे विश्व में मशहूर है। पर आप इस पर भी सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास कितनी बड़ी चुनौती थी ऐसे देश का संविधान बनाने में, जहां इतनी अनेकता है, इतनी विभिन्नता है, इतनी नफरत के बीज है समाज में। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये चुनौती थी।
और उन्होंने एक ऐसा संविधान अपने देश को दिया जो संविधान की नकल कई देशों ने करी। ये आज संविधान, अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? हमारे बुजुर्ग जो बैठे उन्होंने तो अपना जीवन काट लिया, पर आज का नौजवान, आज की आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य में क्या होगा? हमारी संस्कृति पर हमला हुआ है, हमारा संविधान गलत हाथों में, जिनकी सोच, उनकी मन मंशा कुछ और है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव के बाद निकाय चुनाव होने की संभावना है। अगस्त के पहले सप्ताह तक निकाय चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। देखिए, निकाय चुनाव का जो अनाउंस है वो तो राज्य निर्वाचन आयोग को करना है, और जो संभावना है वो जुलाई में जैसे ही पंचायत के चुनाव होंगे उसके तत्काल बाद फिर नगरीय निकायों के चुनाव होंगे, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त फर्स्ट वीक तक लगभग नगरीय निकाय के भी सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दौरे पर रहेंगे। 24 घंटे भोपाल में 1 जून को बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जबलपुर में भी स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ बंटाधार 2 हो गए हैं। नंबर 1 का बनने तो इस मध्य प्रदेश का बंटाधार किया ही था, लेकिन दुर्भाग्य है जो मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मिस्टर बंटाधार 2 भी कमलनाथ घोषित हो गए। झूठ बोलने पर जैसे दिग्विजय सिंह बोलते हैं, वैसे ये भी झूठ बोलने पर तारीफ हो गए। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। कांग्रेस के जो लीडरशिप है, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं इस बात को कि बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से भारत को कैसे बदनाम किया जा सकता है, ये जवान नहीं फिसलती इनका टेंडर है ये, तो उस टेंडर की कीमत चुकाते हैं ये लोग। कभी पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, कभी पाकिस्तान को अच्छा बताएंगे, कभी कहीं कुछ अच्छा बताएंगे, कभी दिग्विजय सिंह की जबान नहीं फिसलती। दिग्विजय सिंह तो लगातार आक्रमण ही करते हैं भारत के ऊपर। तो राहुल गांधी जैसे नेता इस देश के अंदर, जो कांग्रेस का इतना बड़ा नेतृत्व है, वो जाकर के विदेश के अंदर, विदेशों में आज जिस भारत को मान और सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मिल रहा है, और दुनिया के 70% लोग ये कहते हैं कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता दुनिया का कोई है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इससे गर्व की बात इस भारतवासियों के लिए और क्या हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी को दर्द होता है कि भारत सबसे ज्यादा बदनाम। अशोकनगर में करोड़ों की लागत से बना रेलवे स्टेशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। दरअसल यह जब सौंदर्यीकरण हो रहा था तब से यह चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी कई लोगों ने शिकायतें की थी, लेकिन उस समय प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं स्टेशन के बाहर एक ऐतिहासिक 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लगाया गया था, जो कि अब वहां से गायब है। इंदौर में 3 पुलिसकर्मियों ने 2 व्यक्तियों की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल 2 लोगों ने उनसे अभद्रता की, साथ ही एक सिपाही को चांटा मार दिया, जिसकी पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नहीं, पुलिस के साथ मारपीट नहीं की गई है। हाथीपाला चौराहे पे वाइन शॉप है, जिसमें आहत्य में ये लोग अपना शराब पीने के बाद आपस में झगड़ा इन्होंने कर लिया था, जिसमें फिर आहता संचालक ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी मारपीट की थी। फिर उन्होंने पुलिस को डायल 100 और सूचना दी थी, तो हमारे बीट पुलिस वहाँ पर पहुँची थी। तो तब तक ये लोग रास्ते में आ गए थे, आम लोगों के साथ भी बदतमीजियाँ कर रहे थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ये हुज्जत करने लगे, पुलिस पर भी हावी होने का प्रयास किया था, जिसमें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके इनको कंट्रोल किया और थाने लाया। इनके विरुद्ध 151 CRP की तहत कार्रवाई की गई। बाद आहता संचालक की रिपोर्ट पर से इनके विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध किया गया। इंदौर से खबर मिली है, जहां 3 पुलिसकर्मियों ने व्यक्ति के साथ पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है।
इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जहीन खान जुड़ चुके हैं। जहीन, इंदौर से मामला है जहां 3 पुलिसकर्मियों ने 2 युवकों की पिटाई की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या उन युवकों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने पुलिस पर चांटा मारा है? को जो है थप्पड़ मारने की और जमकर पिटाई करने की बातचीत सामने आई है। आपको बता दें, वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद जो है पुलिस ने जो है 2 व्यक्तियों को जो है पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की पिटाई की जा रही थी। पूरा मामला जो है यहाँ पर जो आधा संचालक का है, वहाँ पर जो दारू पी रहे, मतलब शराब पी रहे 2 व्यक्ति आपस में विवाद कर रहे थे। उसी को जो है उनके जो मालिक समझाने गए, उसी दौरान जो है पुलिस को बुलाया गया। पुलिस भी उनको समझाइश करने लगी। इतनी देर में उसमें जो युवक ने पुलिस को थप्पड़ मार दिया। फिर उसके बाद जो है पुलिस और पुलिस के जो कर्मचारी है, उन दोनों के बीच झड़प हुई और मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है, उन लोगों को फिलहाल पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। जहीन, क्या इन युवकों ने पहले पुलिस को चांटा मारा था या फिर पहले पुलिस ने इन युवकों की पिटाई कर दी जिसके बाद युवकों ने चांटा मारा? तो सवाल यह है कि रावजी बाजार थाना क्षेत्र में पीतल सिंह ठाकुर जी ने बताया है कि अरुण सोनी, कृष्ण सोनी और अक्षय राठौर ये तीनों केटरिंग का काम करते हैं। शुक्रवार शाम को ये शराब पी रहे थे। इसी बीच में इन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया। आपस में उनको जो है समझा तो उसके कर दी। अचानक पुलिस को फोन करके बताया तो बीट सिपाही के साथ जो है इन युवकों ने शराब के नशे में मारपीट की। इसके बाद सिपाहियों ने जो है इनको पकड़कर खदेड़ा और दौड़ा कर जो इनको मारते हुए थाने लेकर आए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस ने जो है तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रहे हैं। जहीन, कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पुलिस की बर्बरता देखने को मिल रही है। जिस तरीके से एक युवक की पिटाई की जा रही है, वीडियो में आप देख सकते हैं जिस तरीके से युवक को पीटा जा रहा है, लात घूंसों से युवक की पिटाई की जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी कानून के खिलाफ है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से युवक को पीटा जा रहा है वो शराब के नशे में था, लेकिन पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों ने इस विषय में जो है जांच की तो पाया गया कि सबसे पहले जो है युवक शराब के नशे में था। उसका सीसीटीवी सामने आया, उसने पहले पुलिस पर हाथ उठाया। उसी को लेकर पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जो है उनको इस तरीके से मारपीट की। फिलहाल जो बर्बरता का मामला देखते हैं, इसमें मानव अधिकार आयोग या अन्य कोई हस्तक्षेप लेता है तो बड़ी बात सामने आएगी। जहीन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इंदौर से खबर मिल रही है जहाँ 3 पुलिसकर्मियों ने 2 युवकों की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जबलपुर के मानस भवन में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की कार्रवाई की जा रही है, जहां कांग्रेस की तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। आपको बता दें, 79 वार्ड के लिए एक बार फिर आरक्षण के तहत ओबीसी में 11 महिला और 10 पुरुष फाइनल किए गए हैं। तो त्रुटिपूर्ण इसलिए हो गई है, शासन का एक आदेश 20 मई को आता है कि आप जितनी भी आपकी अनारक्षित सीट है उनमें से एक सीट आप ओबीसी पुरुष के लिए निकाल लीजिए और प्रक्रिया समाप्त कर दीजिए, जिसके आधार पर 25 को आरक्षण हुआ। 25 मई को 21 मई को एक शासन का आदेश आता है कि 20 तारीख को जो हमने आदेश दिया है उसको विलोपित करते हुए आप SC ST की सीटों को छोड़कर रोटेशन के आधार पर आप पुनः आरक्षण करें। 21 के आधार पर जो रोटेशन के आधार पर प्रक्रिया 25 तारीख को होनी थी, वो 25 को ना होके 20 तारीख के शासन के आदेश पर, जो कि बिल्कुल गलत है, आपने 25 तारीख को आरक्षण कर दिया। वो आज आपने निरस्त करके 28 को किया। दरअसल नगरीय विकास विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था। पूर्व में यहाँ जो आरक्षण की प्रक्रिया हुई थी उसमें वो सर्कुलर संज्ञान में न आने के कारण यहाँ आरक्षण की प्रक्रिया दूषित हुई थी। इसीलिए आज पुनः यहाँ पे आरक्षण की प्रक्रिया की जा रही है। आज जो आरक्षण की प्रक्रिया हुई है उसमें पूर्व सर्कुलर के अनुसार SC और ST की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो यथावत 11 सीटें SC के लिए हैं, 4 सीटें ST के लिए हैं। और आज जो आरक्षण मुख्य रूप से किया गया है वो OBC के लिए, OBC फीमेल के लिए और अनारक्षित फीमेल के लिए यहाँ पर किया गया है। OBC के लिए 21 सीटें निकाली गई हैं, तदुपरांत इसमें से 11 सीटें OBC महिलाओं के लिए आज आरक्षित की गई हैं। इसी गाडरवारा में सीएम राज्य हाई स्कूल में नए प्रिंसिपल चंद्रकांत विश्वकर्मा ने पदभार संभाला है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय को सीएम राज्य स्कूल बनाया है। इस दौरान स्कूल में मौजूद शिक्षकों ने प्रिंसिपल का स्वागत सम्मान किया। चंद्रकांत विश्वकर्मा वाइस प्रिंसिपल सीएम राज्य स्कूल साइंखेड़ा।
आज मैं हमारे सम्मानीय प्राचार्य DTI स्कूल के प्राचार्य श्री शर्मा जी के साथ और हमारे सहयोगी श्री मलखान जी ने श्री राजौरिया जी के साथ विद्यालय में उपस्थित हुआ। यहाँ के प्राचार्य महोदय श्री वर्मा जी, स्टाफ के सभी सदस्यों ने मेरी उपस्थिति स्वीकारते हुए बड़ा आत्मीय स्वागत किया। इस विद्यालय को मैं शासन की मंशानुसार सभी सहयोगियों के साथ लेकर के भरसक शासन की मंशानुरूप कार्य करने का भरसक प्रयास करें। ये बात बिल्कुल सही है कि विगत 2 वर्षों में स्कूल न लगने के कारण बच्चों का लर्निंग लेवल बहुत डाउन हो गया है। शासन ने उसके लिए विशेष कोर्स डिजाइन किया है, जो प्रवेश के बाद पहले प्रथम 3 माह में इस कोर्स को इस प्रकार डिजाइन किया गया जो लर्निंग गैप है वो उससे कनेक्टिविटी उसको पूरा करने के बाद बच्चों की लर्निंग लेवल बढ़ेगा और जो वर्तमान कोर्स है उससे भी कनेक्टिविटी आ जाएगी। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें बुजुर्ग ने नेहा नामक महिला का नाम लिखा है, जो कि उन्हें झूठे दुष्कर्म केस में फंसाने के बहाने ब्लैकमेल करती थी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, वो जो राम शरण वर्मा जी हैं, एक उन्होंने जहर खा लिया था, इस वजह से उनका देहांत हो गया था। इस संबंध में हमने मर्ग कायम किया था परसों। कल सुबह उनका पोस्टमार्टम हुआ है। उस मामले में हमको सल्फास की डब्बी भी मिली है उनके घर से और एक सुसाइडल नोट मिला है, जो उनके परिजन बता रहे हैं राम शरण वर्मा जी की राइटिंग में है। उसमें उन्होंने ये अभिव्यक्त किया है कि नेहा नाम की एक लड़की है। नेहा और उसके पति ने इन्हें आवश्यकता थी तो 50,000 रुपये इन्हें उधार दिए थे और उस 50,000 के एवज में ये 14,000 रुपये उनको दे चुके हैं और सामने वाली पार्टी 1,000 रुपये हर दिन का ब्याज मांगती है। अदरवाइज़ उनका ये भी कहना है कि महिला कहती है कि हम बलात्कार केस में फंसा देंगे। इसी बात को लेकर मृतक ने अपने सुसाइडल नोट में अभिव्यक्त किया है कि मैं इस बात से लेकर परेशान हो गया था और इसी के चलते जो है मैं परेशान हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि उनके सुसाइडल नोट में एट द एंड ये चीज़ नहीं है कि इससे परेशान होकर मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो कंटेंट लिखे वो इस तरह के कंटेंट थे, तो ये मामला मर्ग जांच में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार। तो बातें कहाँ आएंगी और बातें नहीं होंगी तो निदान कहाँ से होगा। आपके